हाय एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तो हमारा इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कितने प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, किस किस को पे करने होते हैं, और एक दो इंटरेस्ट वैसे एक ही होता है जो हमारे असेसी को मिलता भी है। किस पर? अगर असेसी का रिफंड सरकार नहीं दे रही तो सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। तो अब हम हमारे इंटरेस्ट पर आ चुके हैं। ये कौन सा इंटरेस्ट है आपका? फॉर डेफरमेंट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 234C। एडवांस टैक्स पे इंटरेस्ट लगता है 234B में 31 मार्च के बाद। अगर आपने पूरे साल का टोटल एडवांस टैक्स 31 मार्च तक पे नहीं किया था तो 1 अप्रैल से लेकर जब पूरा टैक्स पे कर दोगे तब तक ब्याज लगता रहेगा। बट एडवांस टैक्स को पे करने के लिए सरकार आपको 4 मौके देती है। 15 जून ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अगर आपने इन इंस्टॉलमेंट को फॉलो नहीं किया, इन इंस्टॉलमेंट पे मांगे जाने वाले अमाउंट को जमा नहीं कराया, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आइए एक बार पढ़ते हैं। चलिए आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी मेड एज पर द शेड्यूल। एडवांस टैक्स का जो भी भुगतान होता है, उसकी जो भी पेमेंट होती है, वो एक शेड्यूल के हिसाब से होती है। शेड्यूल क्या है? मेंशन इन द चैप्टर ऑफ एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स के चैप्टर में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेंगे। इन केस असेसी, कोई भी असेसी हो, एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, फेल्स टू पे द अमाउंट या फिर और पे लेसर अमाउंट। भाई 15 जून को पेमेंट करनी थी, एक सेकंड, हां जी, हां जी, 15 जून को पेमेंट करनी थी, 15 जून को पेमेंट करनी थी 15,000 रुपए, या चलो 10,000 ले लेते हैं, राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सही लगेगा। या तो आपने 10 के 10 ही नहीं दिए या फिर कम अमाउंट पे करा। तो अगर आपने 10 के 10 पे नहीं किए, अगर आपने 10 के 10 पे नहीं किए, नोट पेड होल, तो फिर क्या होगा? इंटरेस्ट अप्लाई ऑन 10,000। भाई 10,000 पे लगेगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें से 9,000 पे कर दिए, 9,000 पेड, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 पर। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 पर। और एक बात और याद रखना, एडवांस टैक्स को पे करने की 4 किस्त होती है। तो पहली किस्त पे, भैया आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो इस 1,000 पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1% पर मंथ लगेगा, अभी हम पढ़ेंगे, और 3 महीनों के लिए लगेगा अगली किस्त तक। यानी कि 1,000 का 3% आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? 1,000 का 3% कितना होगा? 30 रुपए। कितना होगा जी? 30 रुपए। अब यहां पे एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है मैं आपको जरा एक बार दिखा देता हूं पहले, क्योंकि वो काफी नीचे है। ये रहा,
12%, ये कह रहे हैं 10,000 का 12% निकालो। 10,000 का 12% निकालो। सर 1200 आएगा। 10,000 का 12% 1200 आएगा। ये कह रही है अगर आपने 12% पेमेंट कर दी, अगर आपने 12% पेमेंट कर दी, कितना 1200 रुपए आपने पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? आपको शो हो रहा है? हां, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपका कितना बचा? 10,000 था, 1200 आपने पे कर दिया, तो 8800 बचा। 8800 8800 बचा। ये कह रहे हैं इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हां जी, ये कह रहे हैं इस 8800 पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। देखो, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बताया था, हम जब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। बट एक प्रोविजन और है कि अगर आपने पहली किस्त में 12% पे कर दिया। अच्छा, एक बात और, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ? ये 12% इस 10,000 का नहीं निकालेंगे। ये 12% इस 10,000 का नहीं निकालेंगे। मैं एक बार इसको ना रब कर देता हूं। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। ये 12% किसका निकालेंगे? मैं आपको नीचे लेके चलता हूं। हां जी, आपका एडवांस टैक्स बन रहा था, आपको जो पूरे साल का एडवांस टैक्स पे करना पड़ रहा था वो आपका था 1 लाख। ठीक है जी। अब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आई 15 जून। तो 15 जून जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आई, उस पर आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ती है? क्या मैंने यहां पर शेड्यूल बनाया है? ये रहा, ये रहा आपका 15 जून। आपको 15% पैसा पे करना होता है एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। मतलब 1 लाख का 15%, 1 लाख का 15% आपको यहां पे 15,000 पे करने हैं। ठीक है। बट मैं कह रहा हूं, अगर आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 12% पे कर दिया, 12% कितना आएगा? 12,000। मतलब यहां पे अगर आपने 12,000 पे कर दिया, 12,000 पेड, तो वैसे तो 3,000 रुपए रहते हैं, 3,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, बट यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपने टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का, ये 12% आपको टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का निकालना है। अगर आपने 12% की पेमेंट कर दी पहली किस्त में, तो रिमेनिंग अमाउंट में आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पॉइंट क्लियर है? वैसे ये पॉइंट आपका नीचे है, ये देखो, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपने 36% पे कर दिया, दूसरी इंस्टॉलमेंट में अगर आपने 36% पे कर दिया एडवांस टैक्स का, तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट तीसरी इंस्टॉलमेंट और चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए कोई भी ऐसी परसेंटेज नहीं है। जितना भी रिमेनिंग बचेगा, सबके ऊपर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो आपको एडवांस टैक्स भी रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई इश्यू है तो मेरे से पूछो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ऑलराइट, चलिए। तो हम कहां थे? अभी हम हमारी पहली लाइन पर थे। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी मेड एज पर द शेड्यूल। सही बात है, मेंशन इन द चैप्टर ऑफ एडवांस टैक्स। In case assessee fails to pay, in case assessee fails to pay, या तो पे ही नहीं करता और पे lesser amount as required by the schedule, तो फिर क्या होगा? Then assessee will have to pay interest
अंडर सेक्शन 234C फॉर सच डेफरमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम देख रहे हैं कि किस अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। स्पेसिफाइड परसेंटेज, वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि आपको एडवांस टैक्स कितना पे करना है। और एडवांस टैक्स कितना पे करना है ये कैसे निकलता है, आपका एस्टिमेटेड टैक्स माइनस करेंगे टीडीएस, माइनस करेंगे टीसीएस, माइनस करेंगे कोई रिलीफ, माइनस करेंगे मैट का क्रेडिट, माइनस करेंगे एएमटी का क्रेडिट, तो आपको वो फिगर मिल जाएगी जो फिगर आपको एडवांस में पे करनी है सरकार को। ठीक है, और उसका आप 12% निकाल के देख लेंगे और उसी का ही 15% निकलता है। ठीक है, इसी का ही 15% निकला और इसी का ही 12% निकला। ऑलराइट, चलिए तो ये टेबल आप स्किप कर सकते हैं, मैंने आपको और भी अच्छे से बताया। अब ये होती है हमारी परसेंटेज एडवांस टैक्स की। वैसे एडवांस टैक्स के चैप्टर में अच्छे से समझाया जाता है, फिर भी मैं यहां पे एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले ना आप एक बार इसको इग्नोर कर दो, मतलब आपको कट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पहले यहां से समझो, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये भी काट दो, ये समझो आप पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 कह रहा है 15 जून तक आपको पेमेंट करनी है 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। 15 सितंबर तक आपको पेमेंट करनी है 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी और ऊपर भी माइनस, या चलो आपको यहां पर बता देता हूं, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेगा। हां जी, 15 जून, 15 सितंबर, ये सब फाइनेंशियल ईयर की है, असेसमेंट ईयर की नहीं, मतलब आपका प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। 15 दिसंबर और 15 मार्च। हां जी, तो 15 जून जो आपकी आती है, ये जो आपकी 15 जून आती है, इस पे आपको पे करना है 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, यहां पे आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करना ही करना है। ठीक है, और 15 जून तक आपने जो भी पेमेंट कर दी माइनस टैक्सेस पेड टिल 15 जून। हां जी, टैक्सेस पेड टिल 15 जून, टैक्सेस पेड टिल 15 जून। अब इसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचा तो हम पहले तो यह चेक करेंगे कि जितना आपने 15 जून तक पेमेंट कर दिया क्या वो 12% है एडवांस टैक्स लायबिलिटी का। अगर है तो उस रिमेनिंग अमाउंट पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या कहती है, दूसरी इंस्टॉलमेंट कहती है 30%। देखो यहां पे लिखा है 45%, यहां पे लिखा है 45%, बट हम 30% भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, हां जी 15%, उसके बाद आपका क्या है 30% ऑफ चलो यहां पे 45 भी लिख लो। आप थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा था।
ठीक है, ऐसे ही आप यहां पे 45% करोगे, जितना भी पैसा आप पे करके आ चुके माइनस टैक्सेस पेड टिल 15th सितंबर, उसको माइनस करेंगे। अब जो ये अमाउंट आपका आया, इस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 36% पे हो चुका या नहीं हो चुका। अगर हो चुका तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस, अच्छा ये लिखा है ना टैक्स पेड टिल 15 सितंबर, तो जो आप ऊपर माइनस कर चुके ना वो दोबारा आपको नीचे माइनस करना है। मतलब 15 सितंबर तक जितनी भी पेमेंट आपने कर दी, किसी भी रूप में करी हो, वो आपको माइनस करनी है। और ऐसे यहां पर टैक्सेस पेड टिल 15 दिसंबर। अब यहां पे आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर फिर भी अमाउंट बचा है तो आपको इस अमाउंट पे 1% का इंटरेस्ट देना है और 3 महीनों के लिए देना है। लास्ट 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस टैक्स पेड टिल 15 मार्च, 31 मार्च नहीं 15 मार्च तक ही देखेंगे। अगर फिर भी कोई अमाउंट बचा है तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1%, बट यहां पे सिर्फ 1% लगेगा और सिर्फ 1 महीनों के लिए लगेगा, क्योंकि साल खत्म हो गया। बट यहां पे 1% लगेगा 3 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, और 15 जून में भी 3 महीनों के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये वाली पॉइंट को आप इग्नोर कर दो। अब मैं कहता हूं कि आप इसको जरा देखो। हां जी, ये कहता है कि जो आपके प्रिजम्पटिव स्कीम वाले होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पालन करना है। इन तीनों इंस्टॉलमेंट को इग्नोर करना है और इन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इनको बस लास्ट इंस्टॉलमेंट का पालन करना है, जो सेक्शन 44 AD और ADA को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर बिजनेस, प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर प्रोफेशन। चलिए हम कहां थे, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर एन असेसी हैज पेड 12% और मोर ऑफ टैक्स एज एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर June 15, then no interest under section 234C is payable. Similarly, where an assessee has paid 36% or more of tax as advance tax on or before September 15, then no interest under section 234C is payable. Next, rate of interest कितना है, 1% per month और पार्ट देयर ऑफ, और पीरियड 3 महीनों के लिए ये लगता है, बट लास्ट इंस्टॉलमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का लगता है। यहां पे आपको कोई डेट नहीं देखनी नोटिस वगैरह की, सीधा का सीधा 3 महीनों का लगेगा ही लगेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। अदर पॉइंट्स क्या कहते हैं, नो इंटरेस्ट विल बी लिवाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शॉर्टफॉल in the payment of advance tax due on the returned income if, कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। क्यों, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हमारी ना 2 तरह की इनकम है जो
एडवांस टैक्स में तभी आती है जब वो ओकर हो जाती है। देखो, एडवांस टैक्स का मतलब क्या है कि आपको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ रहा है। अरे सरकार, एडवांस में टैक्स तो तभी पे करेंगे ना जब हमें हमारी इनकम पता हो। सरकार कहती है आप अपनी इनकम का एस्टिमेशन लगा लो। अरे पिछले साल भी तो इनकम आई थी आपकी, उसी बिहाफ पे या फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप जो भी फ्यूचर प्लान कर रहे हो, उसके हिसाब से अपनी एस्टिमेटेड इनकम निकाल लो। तो एस्टिमेटेड इनकम में हम ये नहीं ले सकते कि हमारी लॉटरी कब लगेगी, उसका एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं? मतलब कैजुअल इनकम को हम नहीं लेते। और हमारी प्रॉपर्टी कब बिकेगी, कैपिटल एसेट कब बिकेगा, ये भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो इन दोनों इनकम को हम एस्टिमेशन में नहीं लेते, तो इन पर हम टैक्स भी नहीं लेते। मतलब इन पर एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। और जैसे साल के बीच में फॉर एग्जांपल 15 जून के बाद आपकी लॉटरी लग गई, सरकार कह रही है अब तो पता लग गया ना इनकम कितनी है, चल एडवांस टैक्स लायबिलिटी दोबारा से निकाल और दोबारा से परसेंटेज लगा। बट जो किस्त जा चुकी उस पर सरकार आपसे ब्याज नहीं लेगी। अब जो किस्त आ रही है उस पर जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप जिस टैक्स पे लगाओगे उस टैक्स में आपको वो कैजुअल इनकम और कैपिटल एसेट पर जो आपने बेचकर गेन कमाया वो भी आपको लेना है। ठीक है। और अगर आपने बिजनेस पहली दफा स्टार्ट किया है तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि कितना इनकम होगा, तो वो भी आपको नहीं लेना। ठीक है। तब जब आपका इनकम अच्छा हो जाएगा उस नए बिजनेस से अगले साल आप ले लेना। ठीक है। इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन केस वेयर द इनकम एक्रू और अराइज अंडर द सेड हेड, मतलब पीजीबीपी द फर्स्ट टाइम। ठीक है। अरे यार पहला बिजनेस है, कैसे एस्टिमेशन लगा लूं कितनी इनकम होगी। चलिए, और डिविडेंड, पता नहीं कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं, तो जब देगी तब इंक्लूड कर लेना, वरना आप इनका एस्टिमेशन नहीं करना। बट ये वाला डिविडेंड आपको लेना ही लेना है। अदर सोर्स में बताऊंगा कि ये कौन सा डिविडेंड होता है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट फॉर एक्सेस रिफंड ग्रांटेड टू द असेसी सेक्शन 234D, सरकार ने गलती से आपको ब्याज ज्यादा दे दिया। अरे वाह, हां जी, सरकार ने आपको गलती से रिफंड ज्यादा दे दिया। अब सरकार का नोटिस आया कि भाई हमारे से एरर हो गई है, हमने आपको ज्यादा रिफंड दे दिया है, प्लीज इतने दिनों के अंदर हमें हमारा पैसा वापस कर दो। तो अगर आपने उतने दिनों के अंदर सरकार की बात मान ली तो वेल एंड गुड, वरना आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 234D। Where any refund is granted to the assessee under section 143(1) and या तो कोई रिफंड आपका बन नहीं रहा था, पता नहीं आपको कैसे मिल गया। अब ये तो आईटीओ में जो ऑफिसर बैठा है, जो भी एओ है, उसने शायद गलती कर दी होगी, ह्यूमन है वो भी। ठीक है। या तो आपका कोई भी रिफंड नहीं बन रहा था, नो रिफंड इज ड्यू ऑन रेगुलर असेसमेंट, या फिर द अमाउंट रिफंडेड, जो आपको पैसा दिया गया, रिफंडेड पास्ट टेंस, वो एक्सीड है, वो ज्यादा है जो आपका रिफंड बन रहा था। एक्सीड द अमाउंट रिफंडेबल ऑन रेगुलर असेसमेंट, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। बट सरकार ने थोड़ा रिलीफ दी है, 1% नहीं 0.5%। 0.5% का यहां पर इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। किस पर लगेगा इंटरेस्ट? अगर आपका कोई ब्याज बन ही नहीं रहा था, सॉरी, अगर आपका कोई रिफंड बन ही नहीं रहा था तो जितना भी पैसा मिला सब पर लगेगा। अगर आपके 1000 बन रहे थे, आपको 2000 मिल गए, तो जो एक्सेस आपको मिल गया उस पर लगेगा। ठीक है। हां जी, अमाउंट
ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द होल और एक्सेस अमाउंट रिफंडेड, और पीरियड कहां से लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिफंड टू द डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। ये तो गड़बड़ है। मैं तो सोच रहा था कि ये दिन देंगे कि भाई इतने दिन के अंदर हमारा पैसा वापस कर देना, तो फिर क्या कह रहे हैं ये कह रही है जिस डेट को आपको वो रिफंड मिला वहां से लेकर जब आपका रेगुलर असेसमेंट खत्म हुआ वहां तक आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्वेश्चन में सारी डेट आपको गिवन होगी, बस आपको अच्छे से समझना है। अगर किसी ऑर्डर के तहत वो इंटरेस्ट कम हो गया या फिर बढ़ गया तो फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है हमारी फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग स्टेटमेंट, सेक्शन 234E। कौन सी स्टेटमेंट? आपने टीडीएस तो काटा, आपने टीडीएस काटा किसी का या फिर किसी से टीसीएस लिया, अरे उसको प्रूफ तो दे दो भाई कि तेरा टीडीएस काटा मैंने। वेयर अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, फेल्स टू डिलीवर अ क्वार्टरली TDS/TCS रिटर्न विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। ठीक है, तो प्रेस्क्राइब टाइम क्या है? टीडीएस के सेक्शन में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लेंगे भाई। अमाउंट ऑफ फी 200 रुपए एवरी डे, एक दिन का 200 रुपए फी। ठीक है, कब तक? जब तक वो मतलब जब तक वो डिफॉल्ट आप कंटिन्यू करोगे। जो टाइम लिमिट थी सर्टिफिकेट इशू करने की, वो टाइम लिमिट खत्म हो गई। जैसे 30 तारीख थी तो 1 तारीख से 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक लगेंगे? जब तक आप वो स्टेटमेंट दे नहीं देते। ठीक है, बट मैक्सिमम पेनल्टी या मैक्सिमम फी लिख लेता हूं, कैन नॉट एक्सीड टीडीएस या फिर टीसीएस अमाउंट, जो भी आपका केस है। भाई टीडीएस था 14,000 रुपए, पेनल्टी आपकी हो गई 25,000 रुपए, तो पेनल्टी 25,000 नहीं लगेगी, 14,000 लगेगी, बात खत्म। ऑल राइट, चलिए नोट क्या कहते हैं? द फी शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देने से पहले आपको फी पे करनी पड़ेगी, आपको अपना ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, द फी इज इन एडिशन, मतलब इंटरेस्ट तो लगेगा, आपको ये फी तो अलग देनी है, तो ये एडिशनल है। द फी इज इन एडिशन टू अदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ सच रिटर्न। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हां जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके यूज में भी आता है। आप किसी की भी रिटर्न फाइल करो ड्यू डेट के बाद, तो आपको ये दोनों पेनल्टी बहुत देखने को मिलती है। पहले यहां पे 3 पेनल्टी हुआ करती थी, अब यहां पे सिर्फ 2 रह गई है। तो ये क्या कह रही है? अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को ओरिजिनल ड्यू डेट पे फाइल नहीं करा, जो सबसे पहली तारीख होती है, मतलब 1 जुलाई नहीं, जो सबसे पहला आपको मौका मिलता है ओरिजिनल ड्यू डेट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में पूरी बात हुई है, नहीं हुई तो आप एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो ये कह रही है वेयर अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो, पेनल्टी सबको देनी है, रूल सबके लिए सेम है। रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको अपनी रिटर्न भरनी थी अंडर सेक्शन 139(1) फेल्स टू डू सो विद इन द ड्यू डेट, वो अपने रिटर्न को फाइल नहीं कर पाया विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द ड्यू डेट। तो अगर वो ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, या तो फाइल ही मत कर, गोल कर दे, जब नोटिस आएगा देख लेंगे। बट अगर फाइल कर रहा है, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर यू आर लाइबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, अच्छा सर पता कैसे लगेगा कि मेरे को अपनी रिटर्न फाइल करनी है नहीं करनी है? रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर से पता लगेगा आपको
कि किस किस को अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, कब करनी होती है, नहीं करनी होती तो क्या फीस लगती है, कौन सा फॉर्म होता है, कौन साइन करता है, ये सारी बातें रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में होती है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम हां जी, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है, डज नॉट एक्सीड मतलब अप टू 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए फाइन। बट अगर 5 लाख से ज्यादा की है तो 5,000 रुपए फाइन, ज्यादा फाइन नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहर में रहते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं तो कहते हैं यार दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब अगली फी आपकी क्या है, फी फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट, सेक्शन 234 जी। ठीक है, मतलब जो हमारे एनजीओज होते हैं ना, हमारी रिसर्च एसोसिएशन होती है, जब इनको कोई दान मिलता है तो इनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिससे डोनर क्या करता है, अपनी इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करता है। तो अगर इन एनजीओज ने, इन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने ऐसा नहीं किया तो इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। फटाफट से एक बार पढ़िए। हां जी, एक बार पढ़िए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। आपके लिए बिल्कुल ब्यूटीफुली नोट्स डिजाइन है, एक कलरफुल, जैसे आप अपने स्कूल लाइफ में आ गए हो। मतलब स्कूल लाइफ भी ठीक थी, तो ऐसे हमने अपने नोट्स को डिजाइन किया है और पूरा का पूरा कोर्स इन्हीं नोट्स में हमारा चलेगा, चलता रहेगा और चलता था। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट के बीच में मैंने 2-2 लाइन का गैप दिया है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो पैराग्राफ देखकर या फिर वो कंजस्टेड वर्ड देखकर ना दिमाग काम नहीं करता। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी को ध्यान में लेकर मैंने ये नोट्स आपके लिए डिजाइन की है, मतलब सभी के लिए डिजाइन किए हैं। ठीक है, चलिए तो आई होप आप पढ़ रहे होंगे। फटाफट से एक बार इसको पढ़िए, बातें तो होती रहेगी। अब हमारा इंटरेस्ट बस कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा। छोटा सा हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, 8 तरह के इंटरेस्ट थे, वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि वो भी करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन 5-6 नंबर का आ सकता है और घबराना नहीं है। एक एक प्रोविजन में क्या रेट है, रेट तो ज्यादातर 1% ही है। ठीक है, ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, कहां से लगेगा कहां तक लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस अरे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मैं कह रहा हूं आपको ना क्या करना है, सर हमको ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो भाई इंटरेस्ट में क्या चाहिए, इंटरेस्ट में बस आपको चाहिए प्रिंसिपल। मैं तो आपको छोटी सी बात बता रहा हूं मैथ्स की, जो आपने 5th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, आपको चाहिए प्रिंसिपल, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपको चाहिए मंथ या फिर ईयर, मतलब पीरियड। यही तो चाहिए। अब एक बात याद रखना, हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% पर मंथ है। वो क्या है, 1% पर मंथ है, मतलब 1/100। तो इसको 12 से डिवाइड मत करना, ना 12 से मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। 1% है और जितने भी महीने हैं सीधा यहां लिख देना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी है। अगर 1 साल का लग रहा है तो 12 महीने लिखना, अगर 1 साल का लग रहा है तो 12 महीने लिखना। प्रिंसिपल क्या है ये आपको देखना है, बस इंटरेस्ट खत्म। अरे यही तो चीज देखनी है कि किस पर लगेगा, कितना लगेगा, कब तक लगेगा, काम खत्म। ठीक है, चलिए
हाँ जी, आगे चलते हैं। हमारा सेक्शन है सेक्शन 234G, वेयर ए पॉइंट द रिसर्च एसोसिएशन या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी, ठीक है। अभी मैं ब्लू वर्ड नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया, फेल्स टू डिलीवर अ स्टेटमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम अंडर सेक्शन 35(1)(a, ये आपके पीजीबीपी के सेक्शन है। तो इन सबको ना डोनेशन मिलती है कि आप रिसर्च करो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी है कि डोनेशन देने वाले को सर्टिफिकेट इश्यू करे। तो अगर ये ऐसा नहीं करते तो इनको पेनल्टी लगती है। या फिर द इंस्टीट्यूशन या फिर कोई फंड जैसे प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड fails to deliver a statement within the prescribed or fails to furnish a certificate under section 80G 5 clause 9, तो फिर क्या होगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इट शैल बी लायबल टू पे फी 200 फॉर एवरी डे, और कब तक, जब तक वो डिफॉल्ट चलता रहेगा। बट मैक्सिमम फी, the amount of maximum fee shall not exceed the amount in respect of which the failure referred to therein has occurred। मैंने दान किया 2000 रुपए का और पेनल्टी हो गई 30,000 रुपए, तो भाई उस फंड को, उस इंस्टीट्यूशन को, उस कॉलेज को 30,000 की पेनल्टी नहीं लगेगी। जितना भी वो मैटर था ना अमाउंट का, उस अमाउंट तक पेनल्टी को रोक दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। वरना जैसे कोई मंदिर है यार, वो पर्ची काटती रहेगी 1-1 रुपए की, 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की, ये तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नोट क्या कहता है, नोट पर है हम, नो सच फी शैल बी पेड बिफोर डिलीवरिंग द स्टेटमेंट और बिफोर फर्निशिंग सच सर्टिफिकेट। ये कह रहे हैं जो भी आपका फीस का पेमेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा सर्टिफिकेट इशू करने से पहले। ऑलराइट, चलिए अब हमारा एक और इंटरेस्ट आया है। ये कहता है आपके घर पे चिट्ठी आई, आपको ईमेल आई कि यू हैव डिमांड ऑफ ₹50,000 प्लीज पेड विद इन द 15 डेज फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर उस डिमांड की पेमेंट नहीं करी तो आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फॉर फेलियर टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू डिमांड नोटिस सेक्शन 220 सबसेक्शन 2। एक बार रीड करो फटाफट, मैं यही हूं आपके साथ, रीड करो। हां जी, चलिए। एनी अमाउंट स्पेसिफाइड एज पेबल इन अ नोटिस ऑफ डिमांड, और ये कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 156 में आता है। शुड बी पेड विद इन 30 डेज, मैक्सिमम 30 दिन का टाइम हमको मिलता है। बट अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे ना तो 30 दिन की जगह 15 दिन भी लिख सकता है, 5 दिन भी लिख सकता है, 10 दिन भी लिख सकता है। बट उस असेसिंग ऑफिसर को पहले जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या मैं डिमांड की रिकवरी करने के लिए टेन्योर को कम कर दूं, तो जॉइंट कमिश्नर कहेंगे तो ठीक है, वरना नहीं। ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस, जब आपको नोटिस सर्व हो जाएगा। कंडीशन क्या है, एनी पर्सन, देखो ध्यान देना,
सर्विस ऑफ द नोटिस आपको देखना है, उसके बाद 30 दिन आपके स्टार्ट होंगे। ठीक है, हां जी। चलिए, कंडीशन, कंडीशन क्या है? अरे भाई ये इंटरेस्ट कब लगेगा? जब आप पेमेंट नहीं करोगे डिमांड की। एनी पर्सन फेल्स टू पे सच अमाउंट विद इन सच टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कोई बात नहीं, 1% है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो जितने महीनों का डिफॉल्ट है उतने महीनों तक लगता रहेगा। किस पर लगेगा? जो डिमांड थी उस पर लगेगा। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट, पीरियड, मतलब पीरियड कब तक लगेगा? इंटरेस्ट शैल बी चार्ज फॉर अ पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डे, मतलब जो भी टाइम लिमिट थी, फॉर एग्जाम्पल 15 तारीख तक पे करना था तो 16वें दिन से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ये कह रहे हैं अगर 30 दिन मिले तो 30 दिन खत्म होने के बाद अगले दिन से लगेगा, या फिर अगर कम टाइम मिला तो जो भी डेट खत्म होगी उसके अगले दिन से लगना चालू होगा। और कब तक लगेगा? जब तक पेमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, नोट क्या कह रहा है? नोट नंबर 1, वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज एनी रीजन टू बिलीव दैट इट विल बी डेट्रीमेंटल टू रेवेन्यू if the full period of 30 days is allowed, then he may with the previous approval of commissioner direct that such sum specified in the notice of demand shall be paid within such time as may be specified him in the notice। वही कह रहे हैं कि अगर आपको कम टाइम देना है तो जॉइंट कमिश्नर साहब का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नोट नंबर 2 पे। ठीक है, नोट नंबर 2 पे ये लिखा है ना, चलिए नोट नंबर 2, वेयर इंटरेस्ट इज चार्ज अंडर सेक्शन 2011A, मतलब क्या है? टीडीएस ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन issued under section 200A1 for any period, then no interest shall be charged under this section। मतलब टीडीएस नहीं काटा तो टीडीएस का इंटरेस्ट लग चुका, तो अब यहां पर डिमांड नोटिस में उस अमाउंट पर इंटरेस्ट मत लगाना। अरे डिमांड आई 50,000 की, तो 50,000 पे इंटरेस्ट निकालोगे ना, जो टीडीएस वीडीएस कट चुका उस पर जो इंटरेस्ट लग चुका, आप उस पर दोबारा इंटरेस्ट मत लगाना। ऐसी टीसीएस के केस में सिमिलरली वेयर इंटरेस्ट इज चार्ज लग चुका अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 7, मतलब टीसीएस ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन issued under section 206CB subsection 1 for any period, then no interest shall be charged under this section on the same amount for the same period। एडजस्टमेंट, अगर कोई ऑर्डर आया और आपका इंटरेस्ट कम हो गया या आपका इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेयर एनी नोटिस ऑफ डिमांड हैज बीन सर्व्ड अपॉन एन असेसी एंड एनी अपील और अदर प्रोसीडिंग इज फाइल्ड और इनिशिएटेड in respect of the amount specified in the said notice of demand, then such demand shall be deemed to be valid till the disposal of the appeal by the last appellate authority or disposal of the proceeding। ये कह रही है आपने नोटिस ऑफ डिमांड को सर्व किया एक असेसी को, एंड उस असेसी के खिलाफ कोई अपील चल रही है पहले से ही या फिर अपील स्टार्ट हो गई इनिशिएटेड, तो क्या होगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट, जो आपने नोटिस भेजा उसमें जो भी आपने अमाउंट भेजा, तो उस केस में क्या होगा? उस अमाउंट को हम वैलिड मानेंगे कब तक? जब तक वो अपील खत्म नहीं हो जाती।
जब तक वो अपील खत्म नहीं हो जाती तब तक आप कोई पेमेंट भी नहीं करोगे और तब तक आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। चलिए अब अगला टॉपिक है, हमारे जो सेक्शन थे 234A, 234B और 234C, इनको माफ भी कर सकती है सरकार और इनको कम भी कर सकती है सरकार। कैसे, आइए पढ़ते हैं। द चीफ कमिश्नर एंड द डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन इज एम्पावर्ड, इनके पास शक्ति है, इज एम्पावर्ड टू रिड्यूस और वेव पीनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये नहीं कि किसी का भी माफ कर देंगे, कुछ यहां पर केस है, आइए एक बार उनको पढ़ते हैं। हां जी, तो आइए देखते हैं कि किस किस केस में आपका इंटरेस्ट, ये तीनों इंटरेस्ट की बात हो रही है और कोई इंटरेस्ट माफ नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट माफ हो जाएगा। वेयर इन द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, आपके यहां पे सर्च एंड सीजर हुआ और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर दिया गया, हैव बीन टेकन ओवर बाय द डिपार्टमेंट एंड वर नॉट अवेलेबल टू द टैक्स पेयर टू प्रिपेयर हिज रिटर्न ऑफ इनकम, और आप अपनी रिटर्न नहीं बना पाए, अरे कैसे एस्टिमेशन लगाओगे, तो आपका इंटरेस्ट माफ हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। दूसरा, वेयर इन द कोर्स ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन कैश हैज बीन सीज्ड, अरे कैश ही सीज कर लिया तो पेमेंट कहां से दूंगा भाई, कैश ही मेरा ले गए, बताओ। तो फिर कैश हैज बीन पेड, कैश हैज बीन सीज्ड which was not permitted to be adjusted against arrear of tax, और बताकर गए हैं कि ये पैसा आप कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू आफ्टर द डेट ऑफ सर्च, बट सर्च के पहले जो ड्यू डेट थी उस पर तो ब्याज लगा देंगे, ये पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखना इसका। थर्ड, any income other than capital gain which was received or accrued after the date of first or subsequent installment of advance tax which was unable to estimate, जैसे मैंने आपको बताया था ना कैपिटल गेन कैसे एस्टिमेट कर पाओगे, तो उस पर लगने वाला ब्याज भी आपका माफ हो सकता है या कम हो सकता है, by the taxpayer and on which advance tax was paid by the taxpayer after the receipt of such income. D, where as a result of any retrospective amendment of law, क्या चीज, retrospective amendment of law or the decisions of the Supreme Court after the end of the relevant previous year, certain receipt which were earlier treated as exempt income नाउ बिकम टैक्सेबल। जैसे एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट है, सरकार ने सर्कुलर निकाला कि 2010 से जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से, सब टैक्सेबल। तो भाई इस केस में जनता से टैक्स ले लो वही बहुत है, अगर इंटरेस्ट लोगे ना तो तुम्हें मारेगी जनता, ठीक है। तो आपने अगर कोई अमेंडमेंट करी या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, जो ऑर्डर पीछे से लगेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा, तो इस केस में ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। फिफ्थ, वेयर रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड वॉलंटरी, अपने मन से, विदाउट डिटेक्शन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल। एक तो मैं अपनी रिटर्न अपने मन से भर रहा हूं वॉलंटरी, और कुछ ऐसी दुविधा आई जिससे मैं लेट हो गया, वो सर्कमस्टांसेस मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो भाई अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपके ऊपर ये तीनों इंटरेस्ट माफ भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द टैक्स पेयर सच रिटर्न ऑफ इनकम वॉज नॉट फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट और एडवांस टैक्स वॉज नॉट पेड एट द रेलेवेंट टाइम। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल
आर एम्पावर्ड टू वेव और रिड्यूस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी ऑन इनकम which accrue or arise for any previous year due to the operation of any order of a court, statutory authority of the government. हमने ऊपर क्या देखा था? हमने ऊपर देखा था चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन. यहां पे क्या है? चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल. यहां पर भी सेम है. तो इनके पास ही शक्ति है क्या करने की? इंटरेस्ट को माफ करने की. जो इंटरेस्ट क्यों लगा है? क्योंकि कोई कोर्ट का आदेश आया था. कोई कोर्ट का आदेश आया था. यहां पे डायरेक्टर जनरल है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल की भी बहुत सारी पद होती है. तो इन दोनों के पास पावर है कि किसी कोर्ट के ऑर्डर के कारण अगर इंटरेस्ट लग रहा है इन तीनों सेक्शन में, तो वो ये दोनों लोग माफ कर सकते हैं. ठीक है, एमसीक्यू में ये आ जाता है कि किस किस के पास पावर है इंटरेस्ट को माफ करने की. नोट क्या कहता है? बोर्ड कैन ग्रांट रिलीफ अंडर सेक्शन ए बी सी 234 के. बोर्ड मतलब सीबीएसई नहीं, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास पावर है. वही तो रूल बनाएंगे. हम तो आदमी हैं. अरे वो चीफ कमिश्नर ह्यूमन बीइंग ही तो है, वो सीबीडीटी को ही तो फॉलो करेगा. ठीक है, चलिए. सेटलमेंट कमीशन एक अथॉरिटी है जहां पर भी माफी दी जाती है, बट इन तीनों सेक्शन में जो इंटरेस्ट है उसकी माफी ये नहीं दे सकते. सेटलमेंट कमीशन भी हमारा एक चैप्टर है. ठीक है, हैव द पावर, डोज नॉट हैव द पावर टू वेव और रिड्यूस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए बी सी. सी पॉइंट, waiver of interest can be considered only if the return of income is filed voluntary without deduction by the AO. अपनी रिटर्न खुद भर देना. अगर कोई चिट्ठी आई उसके बाद आपने रिटर्न फाइल करी तो फिर तो ब्याज भी लगेगा, फीस भी लगेगी और मार भी लगेगी. ठीक है, चलिए अब अगले इंटरेस्ट पे आते हैं. जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, भाई मुझे भी मिलेगा तो अच्छा लगेगा. मैंने एक अपने क्लाइंट को दिलवाया था 16,000 रुपए का इंटरेस्ट. 50,000 रुपए रिफंड बन रहा था, लेट आया, 16,000 रिफंड. बताओ. और हमें फीस कितनी दी? वही 4-5 हजार बस. वो कम भी दी सकती है. ठीक है, चलिए. इंटरेस्ट पेबल टू असेसी, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, सेक्शन 244A. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. An assessee who is entitled to get refund shall also be entitled to interest on such refund. Provision relating to interest is enumerated below. देखो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी का रिफंड बना रहे हो तो उसको हम पहले से बता सकते हैं कि आप अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करो, क्योंकि टाइम पे फाइल करोगे तो वहां से रिफंड लेट आना ही आना है. रिफंड लेट आएगा तो ब्याज आएगा. तो इसलिए अपने रिटर्न को टाइम पे फाइल करो, जिससे रिफंड की प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाए और आपको इंटरेस्ट मिलना है. आपको इंटरेस्ट मिलना है ना, तो इसलिए अपनी रिटर्न को टाइम पे फाइल करो. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अपनी बारी में 1% लेते हैं और हमें ½ देते हैं पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कब से आपको मिलेगा और कब तक आपको मिलेगा. रिफंड इज आउट ऑफ टीडीएस और टीसीएस और एडवांस टैक्स. जो रिफंड बन रहा है वो बन रहा है आपका ड्यू टू आपका टीडीएस कटा था, आपका टीसीएस है, या फिर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया, या फिर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया. तो इस केस में क्या होगा? अगर आपने अपनी रिटर्न को विद इन ड्यू डेट फाइल कर दिया तो पता क्या होगा? 1 अप्रैल से इंटरेस्ट मिलेगा पूरा, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर. और कब तक मिलेगा? जब तक वो रिफंड आपको मिल नहीं जाता. कितनी अच्छी बात है.
यहां पर ये नहीं लिखा जब रिटर्न फाइल करोगे तब से मिलेगा, 1 अप्रैल से मिलेगा अगर रिटर्न को टाइम पे फाइल कर दिया। ठीक है, मेरा भी रिफंड आना है 15-20 हजार रुपए, तो मैंने रिटर्न फाइल कर दिया अपनी, देखते इंटरेस्ट आता है कि नहीं। अगर आपने रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करा तो इंटरेस्ट मिलेगा तब भी, बट वो कहां से मिलेगा, जब आपने अपनी रिटर्न को फाइल करा तब से लेकर जब तक आपको वो रिफंड मिलेगा तब तक मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर जो रिफंड आपको मिल रहा है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए मिल रहा है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा पे कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेटर, इस डेट को कंपेयर करेंगे और कब तक मिलेगा, जब तक रिफंड मिल नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पे आपको 2 डेट कंपेयर करनी है, एक तो रिटर्न की डेट और एक वो जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया उसकी डेट। सर मतलब आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के केस में सरकार 1 अप्रैल से ब्याज क्यों दे रही है, सरकार इतनी अच्छी कब से होने लगी, क्योंकि सरकार को 31 मार्च तक टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स जा चुका ना, तो अगर पैसे ज्यादा जा चुके सरकार को 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से जो हमें लेना है उस पर ब्याज तो देगी ना। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो साल खत्म होने के बाद जाता है अलोंग विद रिटर्न ऑफ इनकम, तो अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम पहले फाइल कर दी, आज सेल्फ असेसमेंट टैक्स बाद में फाइल किया, तो फिर जो आपने डेट देखने, डेट विच एवर इज लेटर, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, डेट ऑफ RY फाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 जुलाई। ठीक है, यहां लिखते हैं डेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, यहां ले लेते हैं 16 जुलाई। ठीक है, तो इन दोनों में लेटर कौन सी है, इन दोनों में आपकी लेटर कौन सी है, लेटर आपकी है, लेटर आपकी है 16 जुलाई। ठीक है, तो 16 जुलाई से आपका 16 जुलाई से आपका इंटरेस्ट चालू होगा और कब तक पे होगा, कब तक पे होगा, डेट ऑफ रिफंड ग्रांटेड। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, रिफंड ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो क्या होगा, जब आपने पेमेंट करी टैक्स की वहां से लेकर आपको तब तक मिलेगा जब तक आपको मिल नहीं जाता। ठीक है, अगर कोई भी अदर रिफंड आपको मिल रहा है। फिर है रिफंड ड्यू टू एक्सेस पेमेंट ऑफ टीडीएस बाय डिडक्टर, मेरा टीडीएस कटना 10,000, कंपनी ने काट लिया 15,000, इस केस में क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच क्लेम फॉर रिफंड इज मेड, जब आपने सरकार को बोला कि भाई मेरा क्लेम बन रहा है, मतलब मेरा आपके पास टीडीएस ज्यादा आ गया, उस डेट से लेकर जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता तब तक टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। यहां पे ना कुछ नोट लिखा था, ये नोट 1 और यहां पे नोट 1, ये क्या कहता है आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन रिफंड ड्यू टू टीडीएस और टीसीएस, इन केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 no interest on refund shall be allowed if the amount of refund is less than 10% of the tax determined under section 143(1) or on regular assessment। जो आपने रिटर्न फाइल करी ना, उसमें जो भी आपका टैक्स बैठा फाइनल, उसका 10% निकालो, अगर उससे कम का रिफंड है ना तो सिर्फ रिफंड आएगा, इंटरेस्ट भूल जाओ। ठीक है, चलिए
आगे, इंटरेस्ट ऑन रिफंड अराइजिंग आउट ऑफ गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर इन अ केस वेयर अ रिफंड arises as a result of giving effect to an order, then the assessee shall be entitled to receive in addition to the interest payable aforesaid. जो ऊपर मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 3% के रेट से, फ्रॉम द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 153(5), that is 3 months from the end of the month in which appellate order is received by the CIT to the date on which the refund is granted. मतलब अदालत का कोई ऑर्डर आया, अदालत मतलब इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, उनका कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर से क्या हुआ, बनने वाला रिफंड और बन गया, 10,000 रिफंड मिलना था 20,000 रिफंड मिल रहा है, तो जो एक्सेस 10,000 रिफंड मिल रहा है उस पे असेसी को 3% पर एनम है, ये पर एनम है ये, यानी कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक महीने का आ जाएगा, ठीक है, तो 3% पर एनम एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बट ये आपका टेन्योर कहां से स्टार्ट होगा, जो वो ऑर्डर आया है ना, जो वो ऑर्डर आया है, ऑर्डर किसके पास आएगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आएगा, तो उस ऑर्डर के 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जैसे ऑर्डर आया 15 जुलाई को, तो जुलाई तो खत्म होने दो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 1 नवंबर से, ये 3 महीने तो खत्म हो गए, यानी कि 1 नवंबर से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, और कब तक लगेगा, जब तक वो आपको रिफंड नहीं मिल जाता। आगे चलते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन रिफंड, जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है ना, वो अदर सोर्स की इनकम बनती है अगले साल की। भाई जैसे प्रीवियस ईयर खत्म होता है, असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो रिफंड तो आपका लेट आता है ना, तो जिस साल में आता है उस साल की अदर सोर्स की इनकम मान ली जाती है। बट जो रिफंड आता है वो आपका टैक्सेबल नहीं होता, यार वो तो टैक्स की पेमेंट है, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट refund of tax itself is not taxable. However, interest received on delayed refund is taxable under the head income from other source. ये कह रहे हैं अगर कोई ऑर्डर आया जिससे इंटरेस्ट कम हो गया या फिर इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, तो उसी अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करनी है। हां जी, 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, delay in refund due to reason attributable to the assessee, where the refund is delayed for the reason attributable to the assessee or deductor. जो रिफंड लेट मिला उसमें जो डिफॉल्ट है, या तो आपका है, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, रिटर्न फाइल करी तो गलत फाइल कर दी, कोई भी रीजन है आपका है, या फिर जिसने आपका टीडीएस काटा है उसका डिफॉल्ट है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी डिले पीरियड है उसका कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। द पीरियड ऑफ डिले सो एट्रीब्यूटेबल टू हिम शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज पेएबल। फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना था, बट आपने अपने रिटर्न को लेट फाइल करा, आपने अपने रिटर्न को लेट फाइल करा 15 दिन, तो ये 15 दिन हम 3 महीने से एक्सक्लूड कर देंगे और आपको इसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ इंटरेस्ट की बातें होती है खत्म। जितने भी प्रोविजन थे हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो भी हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक थे,
वो मैंने आपके साथ पूरे के पूरे कवर किए। ठीक है, ये 8 के 8 टॉपिक मैंने आपके साथ अच्छे से डिटेल में कवर किए। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है, तो चलिए, इंटरेस्ट की बातें होती है खत्म। हमने इंटरेस्ट का चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम अपने नए सेशन में मिलेंगे। नए सेशन में नई बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जो भी डाउट होगा आपसे क्लियर भी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी की सारी सुविधा मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।